हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो आपका रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, और अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है कोई कॉलेज तो उसके अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। ना सिर्फ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे हम, बल्कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आप आराम से इस पूरी वीडियो को देख लो। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू आपका गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्लीट चीजों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो, पहले मैं आप बता दूं कि जो वैकेंसी आई है, एक तो जाकिर हुसैन कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वहां से वैकेंसी आई है। अब इसके अंदर अगर आप, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ना सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात करेंगे, बल्कि इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होता है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक और कॉलेज में वैकेंसी आई है, दैट इज की पीजीडीएवी कॉलेज। आपको पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है। तो दोनों के ही वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्या रहता है इस तरह की कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट का। तो गाइस देखो, पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है तो भी आप वीडियो को आगे तक देख लेना, बिकॉज आपको मैं प्रोसेस भी समझाऊंगा किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। देखिए, अरबिक में एक वैकेंसी है, बंगाली में है दो वैकेंसी, ये अनरिजर्व कैटेगरी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर है तो मैं टोटल बता देता हूँ। कॉमर्स में टोटल 9 वैकेंसी आई हैं, इकोनॉमिक्स में 5 है, इंग्लिश में 5, इन्वायरमेंटल साइंस में 2, हिंदी में 4, हिस्ट्री में 4 है, मैथमेटिक्स में 2 है, पर्शियन में 4 वैकेंसी, फिलोसफी में है आपकी 3 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में 7 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा आई थिंक कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस में ही निकली है, संस्कृत में 2 है, उर्दू में 4 वैकेंसी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें उर्दू सब्जेक्ट भी मेंशन है, इसका मतलब यहाँ पर आप उर्दू के सब्जेक्ट में भी आप अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सिलेक्शन करवा सकते हो। तो ये वैकेंसी जो थी आपकी जाकिर हुसैन कॉलेज की है। और अब मैं बता देता हूँ पीजीडीएवी कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है और अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कॉमर्स में है 14 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 7, इंग्लिश में 9, हिंदी में 9, हिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 11, फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 12 वैकेंसी है, संस्कृत में 7 एंड स्टैटिस्टिक्स में 4। टोटल 85 वैकेंसीज निकली हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से। अब गाइस देखिए, दोनों का, क्योंकि दोनों ही आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस हैं और दोनों में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बिकॉज एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही होता है। दैट इज कि अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप अगर इन सभी स्ट्रीम से हो तो आपके पास एक तो मास्टर डिग्री होना जरूरी 55% मार्क्स के साथ। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो, यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST OBC कैटेगरी वालों को, तो ये वो एक सेकेंडरी चीज है। यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको एज ए जनरल कैटेगरी मास्टर डिग्री में। और इसके अलावा गाइज आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। और अगर आपका CSIR वाला सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपके पास नेट का होना जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती हैं। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। अब सिर्फ अप्लाई करने से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब अप्लाई करना और सिलेक्ट हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। अब मैं दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये भी बता देता हूं कि सिलेक्ट कौन से स्टूडेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाता हूं मैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट सिस्टम रहते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन होता है वो पॉइंट बेसिस पे होता है। जैसे आपको यहाँ पर मिनिमम 50 पॉइंट स्कोर करना ही पड़ेगा ताकि आपको इंटरव्यू में बुलाया जा सके। जब आप अप्लाई करोगे, सभी बच्चे अप्लाई करेंगे, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे अगर उनके 50 पॉइंट बनेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर 50 पॉइंट नहीं बनेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं वहां तो रिटन एग्जाम होता है, वहां तो रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो वहां पर ये जो पॉइंट स्केल वाले सिस्टम है वहां पर फॉलो नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, PSC की जो वैकेंसी आती है, RPSC HPSC, वहां पर ये पॉइंट सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं होता।
लेकिन यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर ये जो पॉइंट सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी हुई है और नेट क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई कर दोगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं किया जाएगा, मैं उसका रीजन बता देता हूं। देखिए यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो कैसे रहते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 80% मार्क्स अगर आपने स्कोर किया ग्रेजुएशन में, तब आपको 21 पॉइंट दिए जाते हैं। अगर 60% से 80% के बीच में आपने स्कोर किया तो 19 पॉइंट दिए जाएंगे। 55 से 60% के बीच में स्कोर किया था आपने तो आपको 16 पॉइंट दिए जाएंगे, और 45% से 55 के बीच में स्कोर किया तो 10 पॉइंट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसके ये तो एलिजिबल ही नहीं होते, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो होती है और आई थिंक एक आध कैटेगरी जो होती है वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस कैटेगरी में। लेकिन आपको पता है मिनिमम 55% तो चाहिए ही होते हैं, तो इसका मतलब मिनिमम आपको इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन में आपको इतने पॉइंट दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन मार्क्स कि आपने कितना स्कोर किया। इसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोग अपने पॉइंट खुद जोड़ लेना, खुद ऐड कर लेना, कैलकुलेटर उठाओ और ऐड करते जाओ कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% या उससे ज्यादा स्कोर कर रखा है तो 25 पॉइंट दिए जाएंगे। 60% से लेकर के 80% के बीच में स्कोर किया था तो आपको 23 पॉइंट दिए जाएंगे। 55% अगर 50% SC ST OBC कैटेगरी की बात करें तो उनको 50% की कैटेगरी में लिया जाता है। तो यहाँ पर 60% और 55% के बीच में स्कोर किया था तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एमफिल किया हुआ है आपने, एमटेक या LLM या ME कुछ किया हुआ है तो उस केस में आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यहाँ पर PhD किया हुआ है तो एक बार में 25 पॉइंट दिए जाते हैं। अब यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट PhD करना चाहते हैं और करते हैं, क्योंकि यहाँ पर PhD की जो वेटेज है बहुत ज्यादा होती है। 25 पॉइंट की वेटेज है और PhD कंप्लीट होते ही आपको एक बार में 25 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा एक गैप आ जाता है एक PhD होल्डर में और एक नॉन PhD होल्डर में। तो इसलिए फिर जिनके पास PhD होती है उनको वो ऊपर वाली रैंक में होते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाता है, और जो नॉन PhD होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता फिर, क्योंकि उनका सिलेक्शन पहले हो चुका होता है, सीटें भर जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल की बात बता रहा हूँ मैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज की बात नहीं बता रहा। ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट सिस्टम ये यूनिवर्सिटी लेवल का है। अगर आपने JRF क्वालिफाई कर रखा है नेट विद JRF तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर ओनली नेट क्वालिफाई किया है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। मतलब यहाँ भी 2 नंबर का आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि JRF क्वालिफाई कर लो, आपको आगे तक एडवांटेज मिलता है इस चीज का। इसके अलावा गाइस आपने अगर रिसर्च पब्लिकेशन में अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं पीयर रिव्यूड या फिर UGC जर्नल में, तो आपको हर एक रिसर्च पेपर के 2 पॉइंट मिलते हैं, मैक्सिमम 6 मिलेंगे। मतलब आपने 2 + 2 + 2 इस तरीके से आप 3 पेपर पब्लिश कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप 4th पेपर करोगे तो उसके नेक्स्ट 4th पेपर के आपको नहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग के 3 पेपर के ही आपको पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस आपने पढ़ाया हुआ है, लेकिन याद रखना जो टीचिंग है वो आपके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही होनी चाहिए, वहां परमानेंट नहीं, मतलब ऐसे नॉन परमानेंट के तरीके से, तब आपको पॉइंट दिए जाते हैं। 2 नंबर दिए जाएंगे हर एक साल के लिए। अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया था या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट है आपकी जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका अवार्ड मिला हुआ है, तो आप उसके भी 3 नंबर दिए जाते हैं। स्टेट लेवल आपका अवार्ड दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके 2 नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका गाइस जो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है वो टेम्परेरी, एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल और पोस्ट डॉक्टरल ही काउंट किया जाएगा। वो भी तब जब आपकी जो सैलरी है जहां पे आप काम कर रहे थे टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो इक्वल सैलरी होनी चाहिए जो कि UGC के अकॉर्डिंग मिलती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, तभी आपके काउंट किया जाएगा। अदरवाइज सपोज करो 90,000 सैलरी मिलती है, लेकिन जहां पे आप काम कर रहे थे टेम्परेरी या फिर एडहॉक बेसिस पे वहां पर 30,000 दे रहे थे आपको, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। आपकी भी सैलरी वहां पर इतनी ही होनी चाहिए, जो कि कई बार होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल 2 साल के लिए होता है तो वो सैलरी पूरी देते हैं, तो उस केस में काउंट किया जाएगा फिर। तो इस तरीके से जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जिनके पॉइंट 50 पॉइंट बन रहे हैं उनको कॉल किया जाएगा। PGDAV कॉलेज की बता रहा हूं मैं। और अगर मैं बताऊं जाकिर हुसैन कॉलेज की, तो इन्होंने अपने इस नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि जिनके 60 पॉइंट बनेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ PG कर लेने से और नेट क्वालिफाई कर लेने से आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप फर्दर कोई रिसर्च पेपर ना लिखें, या अगर आपने फर्दर कोई लाइक JRF अवार्ड ना कर रखा हो, या फिर आपने कोई आपने ग्रेजुएशन में 80% या कुछ ज्यादा अच्छे से स्कोर ना कर रखा हो, तो ऐसे में आपको पॉइंट ज्यादा नहीं बनेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। और या फिर आपने PhD कर रखी हो, तो ये है यूनिवर्सिटी लेवल की बता रहा हूं मैं।
और अगर हम बात करें कॉलेज लेवल की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, जैसे यूपी में भी वैकेंसी निकली हुई है यूपीएचईसी करके, जो कि हायर एजुकेशनल जो कॉलेजेस, हायर एजुकेशन के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट सिस्टम फॉलो नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो जाकिर हुसैन कॉलेज है, जो पीजीडीएवी कॉलेज है, फिर जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं होता। रिटन एग्जाम होगा ही नहीं, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू होगा, आपसे क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, और मे भी शायद डेमो भी हो आपका। देन उसके बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन के बाद जो आपकी सैलरी बनती है वो 90,000 के अराउंड बनेगी आपकी पर मंथ। तो इस लेवल की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। लेकिन जो पब्लिक पीएससी में जो निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है, उसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। इस वजह से वहां पर ये पॉइंट स्केल सिस्टम फॉलो नहीं होता। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो, अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, छोटे एकदम लास्ट में 2 लाइन बोलूं, दैट इज कि भाई या तो आप पीएचडी कर लो, तो आप हर जगह एलिजिबल हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में भी हो जाओगे, और जो पीएससी में निकलती है वहां भी एलिजिबल हो जाओगे। या फिर आप रिसर्च पेपर लिख लो और जेआरएफ निकाल दो, तो भी आपके पॉइंट सिस्टम पे अच्छा असर पड़ेगा, और फिर आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने के लायक हो जाओगे। तो इसलिए जेआरएफ करना जरूरी है। इसमें आपका पीएचडी में एडमिशन भी इजीली हो जाता है जेआरएफ करने के बाद, और आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलने लग जाती है। अब गाइस, जो बच्चे अप्लाई करना, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस वाले लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस लिंक को खुद से एक बार गो थ्रू कर लेना। अप्लाई करने से पहले सारी चीजें खुद भी पढ़ लेना, तभी आप अप्लाई करना, ठीक है। और गाइस, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पे आपको कंप्लीटली यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम टारगेट बेस्ड क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, 95 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, ताकि आप डाउनलोड करके बाद में उनको रिवाइज भी कर सको। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड सारी चीजें रहने वाली हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही स्टूडेंट्स इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, ये मैं आपको पर्सनली गारंटी दे रहा हूं कि जब आप इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे ही चला जाएगा। बिकॉज मैंने खुद सभी टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ाया है, पर्सनली एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, बेसिक टू एडवांस सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप चाहें तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप एक बार खुद से चीजों को गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।